सबसे पहले तो आपने जो क्विज दिया था उसके मार्क्स मैंने देखे और अभी मैं लास्ट में क्लास के एंड में उसके मार्क लिस्ट में शेयर भी कर दूंगा, स्क्रीन पे ही शेयर कर दूंगा, सबको दिख जाएगा। आप लोगों ने क्या होशियारी किया है कि क्विज को कई बार सबमिट किया है, खास करके प्रांजलि ने तो 5 टाइम्स सबमिट किया, 5 बार सबमिट किया। 14th को आपके पास टाइम विंडो था केवल कितना, 5 to 5:15, हार्डली 5:20 तक एक्सेप्टेबल था। प्रांजलि ने तो 15 अगस्त को शाम के 6 बजे तक आंसर दिया है उसमें। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जब भी आप सबमिट करोगे वो टाइम आ जाता है लिख के कि कितने बजे आपने उसको सबमिट किया है। एंड देन आपका जो फर्स्ट अर्लीस्ट टाइम पे जो सबमिट होगा आंसर वही एक्सेप्ट हो जाएगा, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी तो फर्स्ट ट्रायल था, आज मैं आपको दिखा दूंगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक किए हैं उसको आंसर करते समय, और फिर लास्ट में थोड़ा सा उसको डिस्कस भी कर लेंगे, देख भी लेंगे। इजी था, आसान सा क्विज था, बट आई डोंट नो, किसी के 1 सही है, किसी के 2 सही हैं, किसी के 3 सही हैं आउट ऑफ 10। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया था मैंने, जस्ट फर्स्ट टाइम था इसलिए क्विज, इसलिए थोड़ा इजी ही रखा था मैंने क्वेश्चंस को, लेकिन आपने शायद सिंसियरली उसको दिया नहीं। तो अब वो एक्टिविटी फ्रिक्वेंटली चलते रहेगा विदाउट एनी प्रायर अनाउंसमेंट। पहले से नहीं बताया जाएगा, क्विज के लिए पहले से नहीं बताया जाता है। 10 क्वेश्चन वाला क्विज आफ्टर एवरी 2-3 डेज क्लास ख़त्म होगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, कहूँगा चलो जल्दी से आंसर करके 15 मिनट में सबमिट करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया था। आपको दोनों एक्सेप्शन बता दिया था ना बच्चे, मैंने दोनों ही एक्सेप्शन बता दिया था, कॉपर और क्रोमियम वाला बताया था ना। कॉपर और क्रोमियम दोनों का एक्सेप्शन आपने कर लिया था ना, अरे दोनों एक्सेप्शन करा दिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 एक्सेप्शन था, क्रोमियम का और कॉपर का, और उसके लिए क्या रूल था, वो लास्ट वाला रूल क्या था, कंप्लीटली हाफ फिल्ड। completely half filled orbital is more stable than less than completely half filled, and completely filled orbital is more stable than less than completely filled orbital। और 3d और 4s ऑर्बिटल, 3d एंड 4s ऑर्बिटल की एनर्जी कॉम्पेरेबल है, आसपास है, इसलिए हम उसको एक ही जैसा मान के, और फिर हम उसमें देख रहे थे कि अगर कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब लास्ट उसी से रिलेटेड एक पॉइंट, जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं वो भी देखें क्या हो रहा है, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद ये पॉइंट ख़त्म होने के बाद एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, तब शायद वो लोग समझना स्टार्ट करेंगे। तो अभी पुराने लोगों के लिए, स्वाति तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया, टेस्ट ही नहीं दिया, वो तो और होशियार है। अरे बच्चे टेस्ट दो, टेस्ट ही नहीं दोगे तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कितना समझ में आता है, कितना नहीं समझ में आता है। फियरलेस होकर टेस्ट दो, जितना मार्क्स आता है देखेंगे, लेकिन अगर हम टेस्ट ही, अच्छा ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये क्या हो रहा है, ओह माय गॉड, तो प्रॉब्लम है कुछ, आवाज़ उधर भी जा रही है ट्रिंग ट्रिंग। जस्ट
एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, हो क्या रहा है भैया? अच्छा, ये आपके तरफ भी एक साउंड आ रहा है वाइब्रेशन का, ट्रिंग 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 ट्रिंग? आपके तरफ कोई नॉइज़ नहीं आ रहा है? आपके तरफ ठीक आ रहा है? मेरे तरफ तो बड़ा, जब भी मैं लिख रहा हूँ तो एक साउंड सा निकल रहा है, पता नहीं पर चलो देखते हैं। अगर आपके तरफ कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर मैं तो संभाल लूँगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट पॉइंट जरा फिर से देखो हमने क्या किया था। लास्ट पॉइंट था, उसी को थोड़ा इलेबोरेट करना है, उसी को समझना है। वो था कंप्लीटली हाफ फिल्ड। कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज more stable than less than half filled orbitals। अब इसको एक एग्जांपल से पहले समझते हैं जरा। सपोज करो एक डी ऑर्बिटल है और उसमें हमारे पास D5 है। अब D5 में आपको पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे रखते हैं। डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल में, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को पहले हम एक एक करके रखते हैं, सिंगली ऑक्युपाई करते हैं, सिंगली ऑक्युपाई करते हैं। और सिंगली जब ऑक्युपाई कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यानी कि आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, इसमें इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होना चाहिए। यह है कंप्लीटली हाफ फिल्ड। ये क्यों मोर स्टेबल कहा जा रहा है? कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। सुनना ध्यान से। सेम एनर्जी, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स स्पिनिंग इन सेम डायरेक्शन, वो इलेक्ट्रॉन जो सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स स्पिनिंग इन सेम डायरेक्शन एक्सचेंज देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करता है और उससे स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। सुनना और समझना, पहले मैं कई बार रिपीट करूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और लास्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। In degenerate atomic orbitals, in orbitals of same energy, electrons spinning in same direction, electrons spinning in same direction exchange their position, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करता है और उससे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह स्टैटिक करके रख दोगे तो उनके आपस में रिपल्सन के वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना जगह इंटरचेंज करते रहता है, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते रहता है और उससे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सेम स्पिन डायरेक्शन होना चाहिए,
सेम स्पिन डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं और इससे स्टेबिलिटी गेन होता है, क्योंकि इस एक्सचेंज प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। तो अगर सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगा तो सिस्टम स्टेबलाइज होगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगा तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है। एक अपने डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से इसको कनेक्ट करो। अगर आप छत के 5वीं मंजिल पर खड़े हो तब ज़्यादा स्टेबल हो या ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा स्टेबल हो? ग्राउंड फ्लोर पे। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होता है ना? और पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है कि नहीं? तो आप जितना हाइट पे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। तो एक्सचेंज प्रोसेस से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होने से एटम की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, एटम स्टेबल होता है। लेकिन एक्सचेंज के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि सेम स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करता है। अब देखो, आवाज़ नहीं, माइक बंद करो सब अपना। आज कुछ कर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज, जरा देखो कौन कौन सा। सभी इलेक्ट्रॉन का स्पिन डायरेक्शन सेम है और इसलिए सभी अपना अपना पोजीशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकता है। अब देखो, मैं लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रॉन को बता रहा हूँ कि ये कितने के साथ अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। इसके साथ कर सकता है 1, इसके साथ कर सकता है 2, इसके साथ कर सकता है 3, इसके साथ कर सकता है 4। इन सब के साथ ये अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो इसके लिए हो गए 4 एक्सचेंज। अब देखो ये वाला, ये किसके किसके साथ अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है? इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। कितने एक्सचेंज हो गए? 3। अब आ जाओ इस पे, ये कितने के साथ अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है? ये चौथा 5वें के साथ पहले ही काउंट कर रखे हो प्रभु। ये देखो तो, ये नहीं काउंटेड है। अब थर्ड वाले को देखो कितने के साथ अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है? 1, 2 हो गया। अब सेकंड वाला सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ, क्योंकि सेकंड वाला का आगे वाला सबके साथ हमने कर लिया है। कुल कितने एक्सचेंज? तो इसमें देख लो, सीधा सीधा यही क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि इसमें कितने एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ एक्सचेंज बताना हो तो इसमें कितने हो गए बच्चे? 4 + 3 + 2 + 1, 4 3 7 2 9 1 10 एक्सचेंज। कंपैरिजन पर्पस के लिए एक बार और इसको करते हैं। इस बार आप लोग ट्राई करना नंबर ऑफ एक्सचेंज को मालूम करने का। सपोज करो D4 है, D4 कैसे रखेंगे? 1 2 3 4। अब अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज काउंट करना हो, आप लोग एक बार ट्राई करना कितने एक्सचेंज इसमें पॉसिबल हैं, जैसे मैंने ऊपर काउंट किया था। कितने इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पॉसिबल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं अपना अपना। ट्राई करो जरा। सिक्स। देखते हैं जरा।
6। ध्यान दो, लास्ट वाले को पहले देखेंगे। 1 2 3, 3 हो गए। अब सेकेंड लास्ट वाले को देखेंगे, वो फर्स्ट वाले के साथ करेगा और सेकेंड वाले के साथ 2 हो गए। अब इसको देखेंगे तो सिर्फ एक ही होगा। कितने हो गए? 6। देखो कंपैरिजन हो गया, और जो रूल हमने लिखा था अब शायद आप समझ भी रहे होंगे कि वो रूल क्यों है। हमने रूल क्या लिखा था, जरा सा मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, दोनों इमेज दिखे, दोनों डायग्राम दिखे साथ साथ। हमने लिखा है कंप्लीटली हाफ फील्ड, यहाँ है कंप्लीटली हाफ फील्ड। कंप्लीटली हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन लेस देन हाफ फील्ड। कंप्लीटली हाफ फील्ड, ये तो रूल की तरह लिखवा दिया मैंने आपको। अगर अब आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो क्या कहोगे कि कंप्लीटली हाफ फील्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हो रहा होता है। वो मैक्सिमम नंबर क्या है बच्चे? यहाँ पे हमने निकाल रखा है 10। D5 से आगे जाओगे, देखो D4 में 6 हो गया, D3 करोगे और कम हो जाएगा, D2 करोगे और कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सचेंज जिसमें हो रहा होगा वो मोस्ट स्टेबल होता है। इसलिए कंप्लीटली हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन लेस देन हाफ फील्ड। समझ में आ गई ये बात? और अगर कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तो उसमें भी, अच्छा देखते हैं आपका आईक्यू कितना चलता है। ट्राई करना है, एकदम फट से आंसर करना है। नंबर ऑफ एक्सचेंज बताना है इसमें। विशाल माने ने देखो पकड़ लिया। अरे ये D5 वाले का डबल है। ऊपर वाले सब आपस में एक्सचेंज करेंगे, नीचे वाले सब आपस में एक्सचेंज करेंगे। यानी कि इस डायरेक्शन वाले में 10 होगा, इस डायरेक्शन वाले में 10 होगा। समझ में आया सबको? अरे होगा कि नहीं? टोटल 10 प्लस 10 20 एक्सचेंज होंगे। एक्सचेंज इसमें होंगे। और अगर इससे कोई कम लेते हैं, कंप्लीटली फील्ड से थोड़ा कम लेते हैं किसी को, मान लो सिचुएशन हम लेते हैं एक कंप्लीटली फील्ड से थोड़ा कम, एक मान लो हम लेते हैं D9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गेस करो इसमें कितने एक्सचेंज पॉसिबल है? 60। ये बात हुई ना। अच्छा, कितने बच्चों को मालूम चला कि इसमें 16 एक्सचेंज होंगे? ऊपर वाले में 10 और नीचे वाले में 6। अभी तो देखा है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में होते हैं सेम स्पिन डायरेक्शन वाले तो 6 एक्सचेंज होते हैं। देखो तो ये बताओ कि कंप्लीटली फील्ड और लेस देन कंप्लीटली फील्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? कंप्लीटली फील्ड। ये बताओ कि नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये समझ में आया? सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आपस में सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आपस में अपने पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, और उस पोजीशन एक्सचेंज से एनर्जी रिलीज होता, और एनर्जी रिलीज होता है तो एटम स्टेबलाइज होता है। एटम स्टेबलाइज होता है। और इसीलिए हमने 2 एक्सेप्शन देखा क्रोमियम एंड कॉपर में। हमने देखा, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ,
कि क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर है 24, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इसका होना क्या चाहिए था और होता क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s, यहाँ 18 हो गया। इसके बाद 4s पहले भरा जाता है, 4s की एनर्जी कम है, फिर 3d की। 24 माइनस 18 6, 4s2 3d 4, 4 2 6 होना चाहिए, लेकिन आपको पता है ये रॉन्ग होता है। एक्चुअल में क्या होता है? ये तो रहेगा ही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 3d 5 हो जाएगा। थ्री 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो, और 4s1 हो जाएगा। 3d 4 जब है तो केवल 6 एक्सचेंज है। अब 4s2 में कोई भी एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों का स्पिन अपोजिट है, नो एक्सचेंज। तो टोटल 6 एक्सचेंज। जबकि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये देखो, इन सबको डीजेनरेट मानेंगे। क्योंकि हमने कहा है कि 3d और 4s की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, तो यहाँ सब आपस में एक्सचेंज कर रहे होंगे। और इसलिए आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज 10 से भी ज़्यादा हो जाएगा। 10 तो केवल 3d 5 में ही हो जाएगा, 1s वाले के साथ भी एक्सचेंज होगा। 15 एक्सचेंज होंगे इसमें, टोटल 15। समझ गए? तो ये क्रोमियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब लास्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर में छोटी सी बात और है, छोटा सा पॉइंट और है, उसको हम देखें और आज इसको बाइंड अप करें, तो अगले क्लास से हम लोग पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर लेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जरा सा इसको समझो पहले। अगर हम कोई मेटल लेते हैं बच्चे, मान लो क्या चल रहा है, आवाज नहीं, सब आवाज निकाल रहा है। मैं परमानेंट बंद कर दूंगा माइक सबकी। सपोज करो हमने एक आयरन का ब्लॉक लिया है, मेटल का एक ब्लॉक लिया, कोई भी मेटल हो सकता है, आयरन लिया है हमने। तो हर मेटल में, मेटल क्या, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है ना? आयरन में भी होगा। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। वन s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, ये आप लिख लेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन इतना तो आप समझ ही सकते हो। जल्दी से गेस करो कि इसमें न्यूक्लियस से सबसे दूर कौन इलेक्ट्रॉन होगा। आयरन के न्यूक्लियस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे
आयरन के न्यूक्लियस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? 4s वाला होगा ना। ये हो गया आयरन, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और ये हो गया फोर्थ ऑर्बिट, 4s। यहाँ है वो इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये। तो सबसे कम एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगा? यही 4s वाले को लगेगा ना। और मिनिमम एनर्जी किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ध्यान से सुना, ये थ्योरी है इसमें पहले। किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए, निकालने के लिए जो सबसे कम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगा? 4s वाले को। तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो लिस्ट एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। थ्रेशोल्ड एनर्जी, it is the minimum energy required to knock out the most loosely held electron from the surface of a metal। एक मेटल के सरफेस से जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और उसे आप ऐसे E0 से भी डिनोट कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखो, एक पिक्टोरिकल विजुअलाइजेशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दे रहा हूं कि सपोज करो आयरन के सरफेस पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, 4s वाला इलेक्ट्रॉन, उसको अगर दिखाएं कुछ इलेक्ट्रॉन को, तो मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कुछ इलेक्ट्रॉन को मैं सरफेस पे दिखा रहा हूं, ऐसे बाउंड होगा। ये 4s वाला इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे मैंने कुछ दिखाया है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हुआ यहाँ पे? थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी जो कि इस इलेक्ट्रॉन को डिटैच करने के लिए कम से कम एनर्जी चाहिए ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो हम दें तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट के पास एनर्जी होती है ना। लाइट में एनर्जी होती है ना। लाइट किसी पे डालते हो तो हीट हो जाता है कि नहीं? एनर्जी है ना। अब अगर हम इस मेटल के सरफेस पे, बाहर से लाइट डालें, लाइट की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी को हम E से डिनोट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। अगर लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगा तो सिंपल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लाइट आएगा, रिफ्लेक्ट करके निकल जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मानते हो ना इस बात को? और यहाँ जो एनर्जी डिटैच करने के लिए चाहिए वो तो E0 चाहिए। तो ये बताओ, ये लाइट की एनर्जी E0 से ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। अब सुनो जरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। अगर लाइट की एनर्जी ग्रेटर देन E0 हो जाए
अगर जो बाहर से एनर्जी दे रहे हो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है तो क्या होगा, सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा और बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। समझा क्या? कब? जब लाइट की एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब क्या हुआ सुनो, पहले सुनना है समझना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए फेनोमेना, ये घटना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए फेनोमेना ऑफ एमिशन, एमिशन मतलब निकलना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the surface of a metal when light of energy greater than threshold energy incident on it। सही है ना? समझा कि नहीं? Photoelectric effect is a phenomena of emission of electrons from the surface of metal when light of energy greater than threshold energy is incident on it। ये बात कहने के लिए मैंने कितने भूमिका बनाए, कितने बैकग्राउंड बनाए। पहले आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी बताया क्या होता है, फिर बताया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो उससे कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही। तो लाइट की एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इसी फेनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखें एक लाइन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज emission of electrons, emission of electrons from the surface of metal when light of energy greater than threshold energy falls on the surface of metal। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? Photoelectric effect is emission of electrons from the surface of metal when light of energy greater than threshold energy falls on the surface of metal। क्लियर हो गया क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखे होंगे खास करके मेट्रो सिटीज में, यहाँ भी है, छत के ऊपर रूफ टॉप पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स लगे होते हैं, सोलर पावर जनरेट हो रहा होता है। देखा है कहीं आपने? तो सोलर पावर जनरेट इसी प्रिंसिपल पे होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। सन रे जब लाइट पड़ता है उस पर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन उससे प्रोड्यूस होता है वो करंट प्रोड्यूस करता है, और उस करंट से बैटरी लगा होता है, उसमें वो बैटरी चार्ज हो रहा होता है। बैटरी चार्ज हो रहा होता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो रहा होता है, एंड एज एंड वेन रिक्वायर्ड उससे आप इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करते हैं। दैट इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल। ऊपर जो लगा होता है उसको फोटोवोल्टाइक सेल बोलते हैं। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन लाइट ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। अब जरा इस बात को एक बार फिर एक दूसरे एंगल से देखते हैं, तब पता चलेगा कि इसमें हमें क्या सीखना है। इक्वेशन वगैरह बनेगा अभी, जरा देखेंगे। सपोज करो कोई एक मेटल है
इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपने इस पे लाइट डाला, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया। लाइट जिसकी एनर्जी से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बात को पकड़ना, अब देखो इक्वेशन बनने जा रहा है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए था? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने जो दिया वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ गया बच्चे? हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लग गया इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बाकी का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ गया? कौन बता सकता है? बैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ गया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना है ना, टोटल एनर्जी दुनिया का कंजर्व है। अरे निकले वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा वो। जो आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खर्च हो जाएगा निकालने में, और जो बैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात समझ में आया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ध्यान से देखना, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। व्हाट डज इट मीन? कि जो भी आप एनर्जी देंगे उसमें से कुछ लग जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वो फिक्स होगा, वो हर मेटल के लिए फिक्स होगा। हर मेटल का अपना एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। उसके ऊपर जितना भी एनर्जी दोगे वो सब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है समझ में आया? और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इक्वेशन क्या बनने जा रहा है ये समझ में आया सबको? पक्का? अब जरा मैं इसको फॉर्मल वे में लिख रहा हूं इस इक्वेशन को। तो इंसिडेंट एनर्जी E is equal to, इंसिडेंट एनर्जी E is equal to थ्रेशोल्ड एनर्जी E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी E के, इसको बोलेंगे E, इसको तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को E नॉट लिखा ही था और इसको बोलेंगे E के। ये आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने डिस्कवर किया था मालूम है आपको? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया था। अब ध्यान से सुनो, फोटोन की एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसे हम अभी फिलहाल ई से दिखा रहे हैं, ये किस तरह से रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी से। E इज इक्वल टू एच न्यू। ध्यान देना, अरे लाइट के लिए एनर्जी को फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के टर्म में लिखोगे ना तो E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हो गया ना? अब
अगर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है तो ध्यान से देखना, इसको लिखा जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को लिखा जाएगा एच न्यू जीरो, और यहाँ पे न्यू जीरो को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखो, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना, एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो क्या हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अब डिफाइन कर सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करने जा रहे हैं, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो हमने कहा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में अब क्या बोलेंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम हुआ फ्रीक्वेंसी लाइट का तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट frequency of incident light must be greater than threshold frequency। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला इक्वेशन रख दें किसमें, एनर्जी कंजर्वेशन वाले में, इसमें, तो बताओ क्या होगा, E इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में हो जाएगा एच न्यू, राइट साइड में E नॉट हो जाएगा एच न्यू नॉट, अब प्लस ई के, एच से डिवाइड कर दो, इसे दोनों साइड एच से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू न्यू जीरो प्लस ई के अपॉन एच। तो आखिरी बात समझना इसमें, ये फ्रीक्वेंसी में इक्वेशन आ गया। हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी एक कांस्टेंट होता है, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी कांस्टेंट होता है तो हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या क्या है, इस इक्वेशन में दो चीज वेरिएबल है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं वापस जा रहा हूँ फर्स्ट पेज पे, जरा देखो कुछ समझाने के लिए। मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे, हाँ ये देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, कहा था कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट डालो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया था, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर 5 के जगह मैं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लाइट डालूँ तो क्या होगा, उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, अगर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लाइट दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो निकालने में लग जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। क्या क्या चेंज हो रहा है इसमें, और ये तो कांस्टेंट है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों वेरिएबल है। आप इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ाते जाओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी, है ना। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि अगर न्यू और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, क्योंकि देखो दो कांस्टेंट है इसमें, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है,
तो ये न्यू और काइनेटिक एनर्जी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, अरे फ्रीक्वेंसी एनर्जी का ही तो एक मेजर है। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जाएंगे, निकले वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते रहेगा। कभी आपने ऐसा कुछ इक्वेशन देखा है? देखा है क्या? नहीं ना? इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। यहां देख लो, ये है y, ये है y, ये है c कांस्टेंट इंटरसेप्ट, और e के है x और 1/h है m। फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी में एक स्ट्रेट लाइन होता है विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है c। तो आपसे यही सब पूछा जाता है कि बताओ फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ ऐसा होगा। यहाँ देखो, वाई एक्सिस पे हम रख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे हम रख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। देख लो, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये वाला क्वांटिटी है क्या? न्यू जीरो है या नहीं? यहाँ देखो ना, इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि न्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी इज स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होता है। आपके सोचने के लिए मैं छोड़ रहा हूं, सोचना मुझे कल बताना, 2 मिनट उसको बता के फिर मैं कल स्टार्ट करूंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी। आपके सोचने के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि अगर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट हो जाए और ई के काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हो 1/λ वर्सेस काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? सोच के बताना कल। इसी को आगे एक स्टेप आगे बढ़ाना है। चलो, तो इसको कंप्लीट करते हुए कल पीरियोडिक प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत कुछ बताऊंगा आपको। आज थोड़ा सा कुछ कंप्यूटर में प्रॉब्लम था, मैं किसी तरह से क्लास को चलाया, लेकिन यहाँ ये जब भी मैं पेन इस पे रखता हूँ तो कान में ये टन 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 बजने लग रहा है, पता नहीं क्यों। देखता हूँ मैं इसको। तो कल से पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ढेर सारे मैंने डीपीपी दे रखे हैं। कल पीरियोडिक टेबल तो हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हर 2 दिन के बाद एक डीपीपी करेंगे। आप लोग डीपीपी करते रहो, जब तक उस डीपीपी को प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर तो मैं पढ़ाते जाऊंगा, ख़त्म होते जाएगा, आप भूलते जाओगे पीछे से। तो आज है मंडे, हम ट्यूसडे वेडनेसडे पढ़ेंगे 2 दिन पीरियोडिक प्रॉपर्टी। थर्सडे को एटॉमिक स्ट्रक्चर का डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2, ये 2 डीपीपी सभी लोग कम से कम एक बार देख के जरूर रखेंगे, और उसमें जहाँ जो कमी रह जाएगी उसको हम डिस्कशन में कंप्लीट करेंगे। सो थर्सडे वी विल बी डिस्कसिंग डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब चल रहा होगा उस समय इसके डीपीपी प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक। बाकी कोई कष्ट? मार्क्स में कल शेयर कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा। थोड़ा अभी कंप्यूटर में प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, उसको ग्रुप पे नहीं डालूंगा अभी, क्योंकि ग्रुप पे डालूंगा तो डिस्करेज हो जाओगे। मार्क्स बड़े इरेटिक हैं, किसी पे कुछ है किसी पे कुछ है। तो एक बार मैं मौका दे रहा हूँ कि फर्स्ट टेस्ट का भी मार्क्स मैंने पब्लिक नहीं किया है, आपकी इज्जत संभाले हूँ मैं।
अब ये ज़्यादा हो गया। अब अगर वैसे ही परफॉर्म करोगे तो अब पब्लिक कर दूंगा मार्क्स की। तो DPP 1 और 2 थर्सडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। कल परसों 2 दिन पीरियडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर वैसे ही 2 दिन का आपको गैप देके फिर एक DPP 2 DPP करेंगे। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा इसमें परफेक्शन आएगा। बाकी कुछ नहीं है, समझ में सबको आ रहा है, लेकिन इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। चलो ठीक है बच्चे।